हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि गैमीट क्या होता है। गैमीट की अगर हम बात करते हैं तो मेल गैमीट अलग होता है, फीमेल गैमीट अलग होता है। तो दोनों फ्यूज करने के बाद ठीक है कि जो मेल होगा, जो ह्यूमन मेल होता है वो रिलीज करता है स्पर्म। तो स्पर्म जो होता है ये एक मेल गैमीट होता है, और जो फीमेल होती है ह्यूमन फीमेल वो ओवम या एग रिलीज करती है। ठीक है, तो ये होता है फीमेल गैमेट। अब ये दोनों जो है स्पर्म और जो ओवम है दोनों गैमेट होते हैं ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, पहली बात तो ह्यूमन जो होता है हेटेरोगैमेटिक होता है, मतलब कि उसके अंदर जो स्पर्म होते हैं और जो ओवम होते हैं वो दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर शेप के होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इनके बारे में तो ये जो स्पर्म है ये मेल के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उसको अपने अंदर रखता है, और जो फीमेल के जितने भी कैरेक्टर हैं उस फीमेल के कैरेक्टर को जितने भी हैं कि हाइट क्या है जो भी है सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो इस ओवम के अंदर स्टोर होंगे, इसके जो न्यूक्लियस है उसके अंदर। ठीक है, तो ये जो दोनों है ये स्पर्म और जो ओवम है ये दोनों गैमीट होते हैं। ये मेल गैमीट होता है, ये फीमेल गैमीट होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो फ्यूज करते हैं तो वो एक स्टेप्स बाद में आएगा फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर हम इन दोनों के फ्यूज कराएंगे। फ्यूज कराने के बाद जाइगोट बनाएंगे, तो वो स्टेप्स अलग आएगा। तो इसमें हम सिर्फ बात करेंगे कि जो मेल गैमीट है वो ह्यूमन का, उसके बारे में। ठीक है, तो मेल गैमीट की सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर जो ह्यूमन है उसके अंदर स्मॉलेस्ट सेल होती है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स जो है उसके अंदर जो स्मॉलेस्ट सेल होती है, ठीक है, वो स्पर्म होती है। ठीक है, अगर आप 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा चैप्टर सेल के अंदर तो आया होगा कि ह्यूमन जो होता है उसके अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वो स्पर्म होती है। अब ये जो स्पर्म होता है ये मेल गैमेट होता है, और इसकी जो लेंथ होती है लॉन्गनेस जो होती है 0.05 mm होती है। ठीक है, जो कि स्पर्म की जो ओवम है उसके कंपैरिजन में बहुत कम होती है। तो भाई ये जो इसकी जो लेंथ होती है या कह सकते हैं कि इतने mm लॉन्ग होता है, 0.05 mm लॉन्ग होता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। अब ये जो होता है इसके 4 पार्ट होते हैं। स्ट्रक्चर की बात, एनाटॉमी की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं। और जो 4 पार्ट्स होता है उसके अंदर सबसे पहले हेड रीजन होता है। हेड के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो यहाँ पे नेक होता है, और जो थर्ड नंबर पे आता है वो इसका मिडिल पीस होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर पे इसका टेल रीजन आता है। ठीक है, इन सब क्या अलग एक्रोसोम भी होता है लेकिन उसको हेड के ऊपर ही होता है ये वाला, तो उसको हम देख लेंगे। तो हमें एक एक करके इसकी स्टडी करते हैं। पहले इसके बारे में बता देता हूं मैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमिट बोल सकते हैं इसको हम, या फिर स्पर्म बोल सकते हैं। अभी जो स्पर्म की स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो सबसे पहला जो पार्ट है इसका ये वाला, ये हेड रीजन होता है इसका। ठीक है, जो हेड है उसके बाद नेक रीजन होता है ये वाला, और ये वाला मिडिल पीस होता है इसका, और ये इसकी टेल होती है। ठीक है, अब हम एक एक करके इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट आता है वो हेड रीजन आता है। तो हेड रीजन जो है वो आपको पता है कि टॉप पे होगा इसके, ये वाला हेड रीजन है इसका। तो ये जो स्पर्म होता है इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, स्पर्म की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो स्पर्म को जो कवर कर रही है ये वाली मेम्ब्रेन, तो इसको हम बोलते हैं
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको पूरे को कवर करती है इस टाइप से। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो नेक्स्ट जो हेड रीजन है उसकी अगर हम टिप पे देखते हैं तो आपको एक एक्रोसोम नजर आ रहा होगा, ये वाला एक्रोसोम। ठीक है, तो ये जो एक्रोसोम होता है ये क्या होता है कि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। आपने नॉर्मली सुना होगा कि जो एग होता है इसके अंदर जो स्पर्म जो होता है वो एंटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स dissolved the membrane of the ovum। ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है इनका काम होता है कि जब जो स्पर्म होता है वो एंटर करता है किसके अंदर, फीमेल का जो गैमीट है ओवम उसके अंदर, तो उसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ये डिजोल्व कर देते हैं किसको, ओवम को। ज्यादा 10th क्लास के अंदर इतना डीप पे नहीं है, तो सिर्फ आपको याद रखना है कि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, उसका हाइड्रोलाइनाइडेज भी होता है, स्पर्म लाइसिन, तो काफी एंजाइम्स हैं। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि उसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो डिजोल्व कर देते हैं किसको, जो ओवम की जो मेम्ब्रेन्स होती है आउटर जो ना पेलिसिडा कोरोना रेडिएटा जो भी सारी की सारी को डिजोल्व कर देता है। ठीक है, इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवम भी पढ़ेंगे इसके बाद, तो उसके अंदर आएगा वो। जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रखता है ये एक्रोसोम्स, जो स्पर्म के एंट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है किसके अंदर, ओवम के अंदर। अभी जो एक्रोसोम है इसके नीचे जो ये वाला पार्ट है इसका, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड नजर आ रहा है आपको, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। लिक्विड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और अब जो न्यूक्लियस है इसके अंदर आपको ये दो नजर आ रही होगी जिसको हम वैक्यूल बोलते हैं, ये वाली। अभी जो वैक्यूल्स होती है इनका काम होता है स्टोर करना फूड को। ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम आपको पता है कि हेरिडिटी जो होती है, जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, तो उसके अंदर जो एक प्रकार से डीएनए की फॉर्म होती है उसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे इसके अंदर कि क्रोमोसोम्स क्या होता है। क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन, ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो डीएनए के बने हुए होते हैं, लेकिन फर्क इतना होता है ये जो क्रोमेटिन होता है इसके अंदर डीएनए प्लस प्रोटीन होती है। ठीक है, और तो इसके अंदर जो ये क्रोमेटिन होता है ये आपने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखी होगी। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है उसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं, और उसके अंदर डीएनए प्लस प्रोटीन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है क्रोमोसोम से क्या होता है कि जब सेल डिवीजन होता है तो उस ड्यूरेशन क्या होता है कि जो डीएनए के जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी हमारे पास, इसको हम क्रोमेटिन बोल रहे थे, वो कंडेंस होकर इस फॉर्म में आ जाते हैं। और इन्हीं को हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हेड रीजन। तो हेड रीजन के पास क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स होती है उसके अंदर 46 या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्पर्म होता है उसके पास केवल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि हमारी सेल्स के अंदर
ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसके अंदर 44 तो होते हैं ऑटोसोम्स, और 1 पेयर किसका होता है, यानी 2 क्रोमोसोम्स किसके होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स के। इतनी भी सेल्स होती है। लेकिन ह्यूमन का जो मेल जो स्पर्म होता है, उस स्पर्म के अंदर 23 ही क्रोमोसोम्स होते हैं। अभी जो 23 जो क्रोमोसोम्स ले रहे हैं हम, इसके अंदर 22 तो क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और इसके पास एक क्रोमोसोम्स एक्स होगा या फिर वाई होगा। ठीक है, तो इस टाइप से 23 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म। ठीक है, तो ये हेड रीजन हो गया। तो हेड रीजन जो है उसके अंदर न्यूक्लियस है जो इसको कंट्रोल करता है पूरी को। ठीक है, ये जो स्पर्म है उसको कंट्रोल कर रहा है। दूसरा, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो हैं वो हेरिडिटी जो कैरेक्टर्स हैं उसके लिए, ट्रांसमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और दूसरा स्पर्म जो होता है जब ओवम के अंदर एंटर करता है फर्टिलाइजेशन की ड्यूरेशन, तो सिर्फ स्पर्म का इतना वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ये सेंट्रियोल भी होता है, बताएंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये वाला पार्ट जो हेड रीजन होता है यही एंटर करता है। ठीक है, बाकी मिडिल पीस और जो टेल होती है वो रिमूव हो जाती है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद जो हेड रीजन है, हेड के जस्ट नीचे की तरफ नेक होता है। हेड के बाद इसके अंदर नेक रीजन आता है। तो जो नेक रीजन होता है, ये वाला जो आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला एक प्रकार से गर्दन है इसकी। ह्यूमंस के अंदर जो गर्दन होती है इसी टाइप की, स्पर्म के अंदर भी गर्दन है, यहाँ पे नेक जो रीजन है, और इसके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सेंट्रियोल जो होता है, नेक जो होती है उसके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल या फिर आपने पढ़ा होगा सेंट्रोसोम, ये दोनों एक ही बात है। तो सेंट्रोसोम और जो सेंट्रियोल है ये प्रेजेंट होता है नेक रीजन के अंदर, और ये रेस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन के लिए। ठीक है, सेल डिवीजन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि भाई कोई भी सेल जो सिंगल सेल है उससे जब 2 सेल बनती है तो उसके लिए ये सेंट्रियोल होना जरूरी है। जिस सेल के अंदर ये सेंट्रियोल एब्सेंट होगा, ठीक है, उसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ओवम के बारे में। ओवम या फिर एग का आपने पढ़ा होगा कि भाई ये फीमेल गैमीट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले oogonia बनता है, फिर प्राइमरी oocyte बनता है, फिर सेकेंडरी oocytes बनता है। तो जब सेकेंडरी oocytes आता है ओवरी से बाहर, ठीक है, तो जब ओवरी से बाहर आता है तो ये एक्चुअल में ओवम नहीं होता, ये सेकेंडरी oocytes होता है जो ओवरी से बाहर आता है। फर्टिलाइजेशन जब होता है तो उसके बाद ये जो सेंट्रियोल रीजन होता है स्पर्म का, ठीक है, ये हेड के साथ एंटर कर जाता है ओवम के अंदर, और ये जो सेकेंडरी oocytes होता है ये पोलर बॉडी और यहाँ पे ओवम बनाता है। तो जब ओवम का जो फॉर्मेशन होता है या फिर एग का जब फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर क्या आएगा कि ये नेक के पास जो सेंट्रियोल होता है उसी की वजह से डिवीजन होता है किसका, सेकेंडरी oocytes का, और जब फॉर्मेशन ऑफ द ओवम होती है तो वो इसी की वजह से होती है, सेंट्रियोल की वजह से। ठीक है, तो ये सेंट्रियोल क्या काम करता है कि जो एग का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और जब सेकेंड oocytes के अंदर जब ये एंटर करता है स्पर्म, तो इसके लिए इसके साथ साथ हेड रीजन के साथ साथ ये सेंट्रियोल भी एंटर करता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये था नेक रीजन। नेक रीजन के जस्ट नीचे की तरफ आता है यहाँ पे मिडिल पीस। अभी जो मिडिल पीस है ये वाला पार्ट होता है, ठीक है,
मिडिल पीस जो आपको नजर आ रहा है ये वाला। और इस मिडिल पीस की जो खासियत है वो क्या है कि इसके अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस टाइप से स्पाइरल टाइप में यूं, ये पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो पावर हाउस ऑफ द सेल इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसके अंदर भी ये एनर्जी बनाता है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो जो रेस्पिरेशन होता है जिसके थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, ये ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड इस मिडिल पीस के अंदर होता है यहाँ पे, और यहाँ पे एनर्जी देता है ये, ठीक है। इस एनर्जी को जो स्पर्म होता है वो यूज करता है मूवमेंट के लिए, ठीक है, अपनी ग्रोथ। जैसे मूवमेंट करता है ना, वेजाइना के अंदर जब सीमेन रिलीज होता है तो उस ड्यूरेशन ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है, तो उस ड्यूरेशन क्या करता है कि ये एनर्जी यूज करता है, ठीक है। और ये जो एनर्जी जो यूज करता है जो ये स्पर्म है मूवमेंट के लिए अपनी जो एनर्जी यूज करता है वो एनर्जी बनाता है इसका मिडिल पीस, ठीक है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे वो एक मॉडिफिकेशन फॉर्म के अंदर होता है जिसको हम स्पाइरल फॉर्म बोलते हैं। तो स्पाइरल फॉर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट होता है वो मिडिल पीस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड जो होता है इस स्पर्म के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है इसके अंदर, ठीक है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एनर्जी रिलीज करता है जिसको स्पर्म यूज करता है अपने कार्य के लिए, काम के लिए, ठीक है, मूवमेंट के लिए या फिर कोई भी दूसरा काम है। तो ये जो मिडिल पीस है इसके जस्ट नीचे की तरफ एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है इसका जिसको हम टेल बोलते हैं। तो ये जो टेल रीजन है ये आपको नजर आई होगी इस टाइप से, ये पूरी टेल है इसकी। तो टेल जो है वो आपको पता है कि इसके अंदर फिलामेंट भी होता है ये वाला, ठीक है। तो फिलामेंट जो है ये टेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो टेल जो होती है उसका काम सिर्फ एक ही होता है कि ये जो मूवमेंट करता है, ठीक है, क्लियर। तो मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है ये टेल रीजन। तो इसके अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में पढ़ाया है, तो इसके बारे में थोड़ा एक बार देखते हैं दोबारा। तो ये वाला जो रीजन होता है इसको हम हेड रीजन बोलते हैं, और इस हेड रीजन की टिप पे एक्रोसोम होता है ये। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो ओवम के अंदर जब स्पर्म एंटर करता है तो उसमें क्या होता है ये उसको डिजोल्व कर देता है, उसकी बॉल को एंटर कर जाता है उसके अंदर, ठीक है। जो ये वाला रीजन है इसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, और जो लिक्विड है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं यहाँ पे। और वैक्यूल्स होती है इसके अंदर, न्यूक्लियर वैक्यूल जिसको बोलते हैं हम, ये इसकी स्टोरेज के लिए काम होती है कि जो फूड होता है वो स्टोर होता है इसके अंदर। अब इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम्स हमने बताया आपको कि हेरिडिटी नेचर के होते हैं, क्रोमोसोम्स डीएनए के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो जो कैरेक्टर जो होते हैं जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाते हैं उसके अंदर ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये वाला पार्ट जो नजर आ रहा है आपको इसको हम नेक बोलते हैं। इस नेक के अंदर सेंट्रियोल होता है। अब ये जो सेंट्रियोल है ये क्या काम करता है वो हम बता चुके हैं आपको कि ओवम जो होता है उसका फॉर्मेशन जो होता है वो इसी की हेल्प से होता है, ठीक है, क्योंकि वो सेकेंडरी oocytes होता है पहले, उसके बाद ओवम का फॉर्मेशन होता है या एग का फॉर्मेशन होता है। उसके लिए सेल डिवीजन की जरूरत होती है, और सेल डिवीजन जो है एक टाइप से उसका जो डिवीजन हो रहा है यहाँ पे वो ये एंट्री करता है, ठीक है, जब स्पर्म एंट्री करता है फर्टिलाइजेशन की ड्यूरेशन, तब ये जाके ये वाला सेंट्रियोल होता है, इसी की वजह से उसका डिवीजन होता है और हमें ओवम मिलता है। उसके बाद जो ये मिडिल पीस है, इस मिडिल पीस के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, ये वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्पाइरल फॉर्म में होता है, जो मॉडिफिकेशन फॉर्म है, और इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसी वजह से ये थोड़ा सा मूवमेंट मतलब मॉडिफाइड होता है मिडिल पीस इसका।
तो इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी बनाता है, इस वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द स्पर्म बोलते हैं हम इस पार्ट को। नेक्स्ट क्या है कि इसका जो ये वाला लास्ट वाला जो रीजन होता है इसको टेल बोलते हैं हम। टेल जो होती है उसमें जो मूवमेंट करता है स्पर्म, उसके डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये था ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। ठीक है, थैंक्स फॉर टुडे।